हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जर्नल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 23 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 और जर्नल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट होती हैं। फ्री पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पूरे सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। फ्री डेली क्विज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में वो कंडक्ट किया जा रहा है। करना क्या है, एक तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो, दोनों पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। सो जैसे कि पता है आपको, हमारी आज पेपर 1 की क्लास है। पेपर 1 में हम अपनी 8th यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। उसमें हम आगे आज जो हमारी फर्स्ट लाइन है आईसीटी जनरल एब्रीवेशंस और टर्मिनोलॉजी की, आज उसकी लास्ट क्लास है। उसके बाद हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आगे अपना सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं अप्रॉक्स 209 पेज के अराउंड, जहाँ से हमने कंटिन्यू करना है। हाँ, यहाँ से देखो, अब ये हम यूएक्स और यूआई में आपको करवा चुका है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अब जो हमारी एब्रीवेशंस आनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक एब्रीवेशंस है, आपने पहले सुनी भी नहीं होंगी। वायर फ्रेमिंग क्या होता है? जो वायर फ्रेमिंग है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन या ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हो, जो आपकी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस रहने वाला है। मतलब कि आपके वेबसाइट अगले यूजर जो आपकी वेबसाइट का यूजर है उसको दिखेगी किस तरीके से, क्या वो विजुअली उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। जब उसको क्रिएट करते हैं, जो प्रोसेस वो होता है उसे वायर फ्रेमिंग कहा जाता है। बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बताता है, लेआउट क्या रहने वाला है, क्या फंक्शनैलिटी होगी आपके इंटरफेस की जब आप विजुअल डिजाइन या डेवलपमेंट कर रहे होगे। यानी मतलब इन शॉर्ट, जब विजुअल डिजाइन करोगे ना, मतलब कौन सी चीज कहाँ पे दिखानी है, कैसी होगी, कैसे फंक्शन करेंगे, ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अब जो ये आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, ये एक ऐसी अप्रोच है वेब डिजाइन को लेके जिसका मेन एम है कि आपको एक ऑप्टिमल व्यूइंग या इंटरेक्शन एक्सपीरियंस होना चाहिए हर एक डिफरेंट डिवाइस पे और स्क्रीन साइजेस पे। अगर मैं आपको बताऊं, देखो कुछ आप जैसे आपकी वेबसाइट्स होती हैं, आपकी जहाँ बिजनेसेस होते हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं, वो मोबाइल पे अलग तरीके से दिखती है, डेस्कटॉप पे अलग तरीके से दिखती है, टैबलेट पे अलग तरीके से दिखती है, बट हर एक जगह पे दिखेगी बहुत अच्छी। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल व्यूइंग। सो ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन के कारण होता है। ठीक है, जो आपका लेआउट है, जो कंटेंट है, वो डिवाइस की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। मतलब जहां पे आप एक वेब पेज को कौन से डिवाइस पे खोल रहे हो, उस डिवाइस की क्या कैपेबिलिटीज है, उसके बेसिस पे एक लेआउट को तैयार किया जाता है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू रिस्पॉन्सिव डिजाइन। आगे आता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग को हम स्प्लिट टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ये वो मेथड है जिसमें हम दो वर्जन्स एक ही वेब पेज के एप्लीकेशंस के कंपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा वर्जन बेटर परफॉर्म कर रहा है, किसकी हमें बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है यूजर एंगेजमेंट की टर्म्स में, कन्वर्जन रेट की टर्म्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायर फ्रेम। देखो, जैसे वायर फ्रेमिंग एक प्रोसेस है, वायर फ्रेम एक बेसिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है यूजर इंटरफेस की या वेबसाइट। यानी जो आप सबसे बेसिक चीज दिखा रहे हो ना, यानी जो आपका यूजर इंटरफेस रहने वाला है, जब आप उसको बेसिक उसकी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द वायर फ्रेम। यानी ये टिपिकली बहुत सिंपल शेप्स क्रिएट करता है, लाइंस सिंपल प्लेस होल्डर्स होते हैं कंटेंट के लिए। ठीक है, यानी इसका मेन मुद्दा, इसका मेन फोकस लेआउट और स्ट्रक्चर पे है, विदाउट एनी डिटेल डिजाइन, मतलब सिंपल वे में चीजों को दिखाना। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटोटाइप। जो प्रोटोटाइप होता है, ये एक फंक्शनल या नॉन फंक्शनल मॉडल आप कह सकते हो, जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सिस्टम का होता है। मतलब देखो, ये रियलिटी में मतलब जो आपकी ओरिजिनल चीज रहने वाली है, जो आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर रहने वाला है, उसका एक आप रेप्लिका यानी उसका फंक्शनल या नॉन फंक्शनल मॉडल बना लो। यानी मतलब वो काम भी कर सकता है, बिना काम किए भी प्रोटोटाइप्स होते हैं। सो ये कहीं ना चीज अलाउ करती है स्टेकहोल्डर्स को अपनी आंखों से विजुलाइज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं यूजर इंटरफेस क्या रहने वाला है, क्या फंक्शनैलिटी रहने वाली है, क्या यूजर इंटरेक्शंस होंगे डेवलपमेंट से पहले। मतलब प्रोटोटाइप्स हमेशा फाइनल डेवलपमेंट से पहले बनाए जाते हैं। इन शॉर्ट, आपको ना प्रोटोटाइप से कहीं ना हिसाब पता चल जाता है कि चीज रहने क्या वाली है। ठीक है, आगे आती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। अब जो आपकी ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग है, इसमें आप इवेल्युएट करते हो एक प्रोडक्ट को या सिस्टम को, उसको टेस्ट करके विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव यूजर्स। यानी यार आपने एक सिस्टम बनाया हो, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप उसको टेस्ट करोगे। अब जो उसको आपने इवेल्युएशंस करनी है वो प्रोडक्ट और सिस्टम की, उसको टेस्ट करके आपको पता चलेंगे कि अब ये टेस्ट होगा रिप्रेजेंटेटिव यूजर्स को। यानी एम क्या है इस चीज का,
आपको जब वो चीज़ यूज़ होगी उसमें जो इश्यूज अराइज हो सकते हैं आपको वो पता चल जाएगा, फीडबैक आपको मिल जाएगी, और एट द एंड जो आपका यूज़र का एक्सपीरियंस है, जो उसकी फीडबैक जब आप उसको ऑब्जर्व करके चेंजेस लाओगे तो जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आगे आता है असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मतलब डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड एनवायरनमेंट टू बी यूजेबल बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज। देखो हर फोन, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हर फोन में, हर आपका लैपटॉप में, हर आपके टैबलेट में, आईपैड में असेसिबिलिटी का फीचर होता है। अब जो ये असेसिबिलिटी है ना, ये कहती है आप अपने प्रोडक्ट, सर्विस और एनवायरनमेंट को इस तरीके से क्रिएट करो कि एक जो बंदा जिसमें डिसेबिलिटीज है, यानी अब किसी भी कारण वो डिसेबल है, वो उसको यूज कर पाए। अगर मैं आपको ये चीज आईसीटी के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो आप इसमें ये चीज इंश्योर करते हो कि जो आपकी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन है, जितना भी डिजिटल कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो हर एक इंडिविजुअल को एक्सेसिबल है, जिसमें चाहे विजुअल, ऑडिटरी, मोटर या कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स भी हो, उसके लिए भी वो एक्सेसिबल है। मतलब कहने का बात है जो बंदे डिसेबल है, ये चीज नहीं है कि आप उनको इग्नोर कर दो, कि आपका कंटेंट हर एक बंदे के लिए बराबर एक्सेसिबल है। नेक्स्ट आता है एसईओ, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब जो ये एसईओ, ये ऐसी प्रैक्टिस है वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करने की, वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करने की, ताकि आप इंप्रूव कर सको उसकी विजिबिलिटी क्या रहने वाली है सर्च इंजन्स में, सर्च रिजल्ट्स में, और उसकी रैंकिंग को इंप्रूव कर दो। यानी आप अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेज को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करो कि जब भी कोई आपका सर्च इंजन, फॉर एग्जांपल बिंग हो गया, आपका गूगल हो गया, उस पे जो आपका वेब पेज है वो अच्छा रैंक करे। ठीक है, इसमें जितनी भी टेक्निक्स हैं जो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करती है, उनको यूज किया जाता है। रेलेवेंस और क्वालिटी दी जाती है कंटेंट की, उसको इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्च इंजन मार्केटिंग, जो आपका एसईएम है, सर्च इंजन मार्केटिंग है। इसमें पेड एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स होते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी सर्च इंजन रिजल्ट्स में बढ़ा सको। इसमें वो स्ट्रेटेजीज आएंगी जैसे पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट होगी या आपके सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग कैंपेन होगी। कहने का मतलब क्या, जितनी ज्यादा आपका सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट शो होगी उतने ही ज्यादा आपको यूजर्स मिलेंगे। आगे आता है सीएमएस, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो ये बेसिकली सीएमएस है, ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या आप ऐसा सेट ऑफ टूल्स कह सकते हो जिसको यूज किया जाता है, जो अब आप डिजिटल कंटेंट है जो आपका, उसको बनाना किस तरीके से, क्रिएट करने के लिए उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी, उसको किस तरीके से आपने वेबसाइट्स पे पब्लिश करना है। यानी ये एक आपको कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग के लिए। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स, यानी जब आप बाइंग और सेलिंग करते हो गुड्स और सर्विसेज की। अब ये बाइंग और सेलिंग फिजिकल प्लेस पे नहीं होगी, ये ओवर द इंटरनेट थ्रू कंप्यूटर होगी, तो उसको ई कॉमर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स, जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होगी, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, सब कुछ इसमें आ जाता है। आगे आता है एसएसएल, दैट इज सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अब ये एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो आपको एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे। देखो ये चीज मान के चलो, जैसे आपकी चीजें नॉर्मली स्टील होते हैं ना, इस तरीके से आपकी ओवर द इंटरनेट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है। सो इस चीज से बचने के लिए बीइंग अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल, ये आपको एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। यानी ये चीज ये पूरा इंश्योर कर देता है कि जो आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच में, एक तो वो प्राइवेट रहे, उस पर सिक्योर रहे, कोई भी बंदा उसको अनऑथराइजली एक्सेस ना कर पाए। आगे आते हैं पेमेंट गेटवे, जैसे आपका गूगल पे, फोन पे, भारत पे। ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इनेबल करते हैं। यानी अब ये कैसे होंगी, बाय ऑथराइजिंग एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन दी बायर एंड सेलर। अब अगर आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हो, यानी आप बायर हो, आपका एक सेलर भी आपको, यानी डैम श्योर आप बीइंग अ बायर आपको पैसे देने पड़ेंगे सेलर को। अब जब आप ऑनलाइन उसको फंड्स ट्रांसफर करते हो, वो एक पेमेंट गेटवे के थ्रू किए जाते हैं बीइंग अ सर्विस। सो इसको भी कहीं ना कहीं अब पूरी सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली जितनी भी आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपका पेमेंट गेटवे उसको इंक्रिप्ट कर देता है और ये इंश्योर करता है कि जो भी आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग हो रही है वो बड़ी सिस्टमेटिक वे, सिक्योर वे में हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ईआरपी। ठीक है, अब मैं वो वाले जो आपको मैं ऑलरेडी 2-3 बार करवा चुका हूं, मैं वो स्किप कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईआरपी बीइंग अ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो जितने भी आपके बिजनेस फंक्शंस होते हैं ना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे को ना इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके, कोलैबोरेट करके एक सिंगल सिस्टम में डाल देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके ऑपरेशन है एक तो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, यानी एक जब आप एक जगह पे एक सिस्टम के थ्रू सारे ऑपरेशन बहुत अच्छे से कंडक्ट किए जा सकते हैं और जो डाटा शेयरिंग है वो अच्छी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका डाटा विजुअलाइजेशन। अब जो ये डाटा विजुअलाइजेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है डाटा की एक विजुअल और ग्राफिकल फॉर्मेट में। यानी जब आपके पास जितना भी आपने डाटा गैदर किया, जब आप उसको विजुअली बहुत अच्छे या ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड डाटा विजुअलाइजेशन। ये चीज कहीं ना कहीं यूजर्स को हेल्प करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स डाटा पैटर्न अच्छे से समझ पाए थ्रू डायग्राम्स, ग्राफ्स, उनको ट्रेंड्स पता चल पाए, उनको रिलेशनशिप पता चल पाए, जिससे उनके डाटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाए। आ जाता है डैशबोर्ड। जो डैशबोर्ड है ये भी एक विजुअल डिस्प्ले है आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का, और उसके रिगार्डिंग जितना भी रेलेवेंट डाटा है जिसको एक कंसोलिडेटेड वे में प्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट होता है। यानी बेसिकली जो आपके की परफॉर्मेंस, जो बिजनेस के वो इंडिकेटर्स जो उसकी की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं, जब आप उनको विजुअली डिस्प्ले कर देते हो अलॉन्ग विद डाटा, अलॉन्ग विद एविडेंसेस, एक कंसोलिडेटेड और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में, उसे डैशबोर्ड कहा जाता है। यानी मान के चलो हर एक वेबसाइट का डैशबोर्ड होता है जो स्टार्टिंग में बता देता है कि मेन मुद्दे की चीजें रहने क्या वाली है। ये आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट व्यू, मतलब शॉर्ट में सारी चीजें बता देता है। आ जाता है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। इसमें आप टेक्नोलॉजी को यूज करके जो आपके रैपिडेटिव, यानी जो टास्क जो बारी बारी आपने सेम वे में करने, जो मैनुअल टास्क है, आप उनको ऑटोमेट कर देते हो। वर्क फ्लोस को ऑटोमेट किया जाता है, प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दिया जाता है। इससे एक तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, यानी अगर आपने एक ही चीज बारी बारी रिपीट करनी तो उसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा, एरर्स खत्म हो जाएंगे, आपके रिसोर्सेज फ्री अप हो जाएंगे, ताकि आप उनको ज्यादा वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर सको। आगे आता है आपके पास बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। देखो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, ये प्लानिंग और प्रेपरेशन जो आप करते हो, ताकि जो जितने भी आपके क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम करते रहे विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन या डिजास्टर। अगर कोई डिस्ट्रप्शन या डिजास्टर हो भी जाता है तब भी वो काम करे, उसे हम बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सारी आपकी रिलेटेड टू, देखो अगर कोई डिजास्टर आ रहा है, डैम श्योर आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, सो डाटा बैकअप, रिकवरी किस तरीके से, आपको रिस्क को मैनेज किस तरीके से करना, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आगे आता है डाटा गवर्नेंस। जो डाटा गवर्नेंस है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स का, यानी इसमें हर तरीके किस तरीके से चीजें करनी है, क्या आपके प्रोसीजर्स रहने वाले, क्या कंट्रोल्स होंगे, ताकि जो आप एक इफेक्टिव और सिक्योर मैनेजमेंट कर सको डाटा एसेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो डाटा है तो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि डाटा में बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आपने उसको किस तरीके से इफेक्टिवली और सिक्योरली मैनेज करना है, ये आपको डाटा गवर्नेंस बताएंगी। इसमें डाटा की क्वालिटी आपने बरकरार रखनी है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको जितने भी रूल्स के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास डाटा प्राइवेसी। अब जो ये डाटा प्राइवेसी है, ये प्रोटेक्शन है जो आपका पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कि उस इंफॉर्मेशन किसी भी बंदे को अनऑथराइज एक्सेस ना मिले, वो डिस्क्लोज ना हो, उसको कोई गलत वे में यूज ना कर पाए। इसमें सारी वो मेजर्स आ जाएंगी जिससे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, जैसे प्राइवेसी रेगुलेशंस के रिगार्डिंग है, सेव आपको इंडिविजुअल डाटा राइट्स को सेफगार्ड करना है, ये आपका एट द एंड मोटो रहने वाला है। आगे आती है साइबर सिक्योरिटी। अब जो ये साइबर सिक्योरिटी, ये ऐसी इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रैक्टिस जिसको आप यूज करके कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हो, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करते हो, डाटा को प्रोटेक्ट करते हो, कि किसी भी बंदे को उसका अनऑथराइज एक्सेस ना मिल सके, डाटा चोरी ना हो सके, नेटवर्क में आप कोई छेड़छाड़ी ना हो सके, डैमेज ना किया जा सके, वो वायरस ना छोड़ा जा सके, किसी भी वे में ऑपरेशंस में डिस्ट्रप्शंस ना हो। सो इसमें सारी वैसी मेजर्स आ जाएंगी, जैसे मान लो फायरवॉल्स हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन पॉलिसीज हो गया, यूजर ऑथेंटिकेशन, यानी आपने अगर अपने सिस्टम को यूज करना तो पहले आपको ऑथेंटिफाई करना पड़ेगा कि मतलब आप सेम यूजर हो जिसका सिस्टम है या और कोई बंदा। नेक्स्ट आता है 138 पे आता है इंसिडेंस रिस्पॉन्स। अब जो इंसिडेंस रिस्पॉन्स है ये प्रोसेस है जिससे आप हैंडल करते हो और जितने भी आपके सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं आप उनको मैनेज करते हो। मतलब देखो ठीक है, नो डाउट इंसिडेंट्स तो होंगे, उनको कंप्लीटली ना होने से कोई भी रोक नहीं सकता। सो जैसे अगर आपका डाटा ब्रीच हो गया, साइबर अटैक हो गया, सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया, तो तब उस सिचुएशन में आपने किस तरीके से उस इंसिडेंट को हैंडल करना है, मैनेज करना है, ये सब कुछ इंसिडेंस रिस्पॉन्स में आ जाता है। इसमें आपको अच्छे पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, अच्छे से कंटेन और मिटिगेट करना पड़ेगा जो इंसिडेंट्स का इंपैक्ट नहीं करा। देखो अगर चीज एक बार हो गई, इंसिडेंट होगा, तो उसके बाद हम उसको ये पता ही लगा सकते हैं वो क्यों हुआ, उसका कारण क्या, फ्यूचर में वो कारण आपको ना हो, उसको आप मिटिगेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास और कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती तब के टाइम में करने की। आगे क्या आता है आपके पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है ना, इसे हम एथिकल हैकिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप सिमुलेट करते हो रियल वर्ल्ड अटैक्स को कंप्यूटर सिस्टम्स पे, नेटवर्क्स पे और एप्लीकेशंस पे, ताकि आइडेंटिफाई कर सको जो वल्नरेबिलिटीज या वीकनेसेस आपके सिस्टम में हैं।
यानी कहने का क्या मतलब है, आप अपने एथिकली आप अपने सिस्टम्स को खुद हैक करने अगर ट्राई करते हो, उन पे अनऑथराइज खुद एक्सेस लेना चाहते हो, फिर आपको ना लूप होल्स पता चल जाएंगे। अगर आपको मिल गया अनऑथराइज एक्सेस, यानी आप उस चीजों को इंप्रूव कर सकते हो ताकि रियल में वो चीजें ना हो। सो ये चीज कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है कि वो आइडेंटिफाई और कर सकते हो जितने भी उनके सिक्योरिटी फ्लॉस हैं, ताकि जो मलिशियस अटैकर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर ही ना सके। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग। अब जो ये सोशल इंजीनियरिंग है, इसमें आप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और डिसेप्शन टेक्निक्स को यूज करके इंडिविजुअल्स को ट्रिक करते हो ताकि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको रिवील कर दें या आपको सर्टेन एक्शंस आपके कहने पर वो भी हो। देखो जिस तरीके से फिशिंग होता है ना, सेम तरीके से सोशल इंजीनियरिंग होता है। कुछ दोनों में खासा फर्क नहीं है, बस आपने साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करनी है, ऐसी डिसेप्टिव टेक्निक्स यूज करनी है जिससे अगला बंदा आपकी बातों में आके वो अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर दे। देखो बेसिकली आप तो ये चीजें करोगे नहीं, ये जो आपके हैकर्स वगैरह तो ये चीजें वो करते हैं, ठीक है। वो ताजो रिलेटिव सेंसिटिव रिवील मतलब जो उनकी इंडिविजुअल्स की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको रिवील करवा पाए और सर्टेन एक्शंस वो परफॉर्म कर पाए। इसको बेसिकली एज अ मेथड, जब आप किसी चीज का अनऑथराइज एक्सेस लेना चाहते हो किसी सिस्टम या डाटा का, तब ये चीजें की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिप्टोग्राफी। अब जो क्रिप्टोग्राफी है ये एक प्रैक्टिस है ताकि एक सिक्योर कम्युनिकेशन कंडक्ट हो सके थ्रू यूज ऑफ कोड्स और साइफर्स। मतलब अगर तो आपने कम्युनिकेशन को सिक्योरली कंडक्ट करना है, कहीं ना कहीं आपको कोड्स और साइफर्स इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करने पड़ेंगे। सो ये उसकी प्रैक्टिस है क्रिप्टोग्राफी। इसमें इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की मैनेजमेंट टेक्निक जिससे आप डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखो, इंटीग्रिटी डाटा की बनी रहे, ऑथेंटिकेशन बनी, ये सारा कुछ यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाटा सेंटर। अब जो ये डाटा सेंटर है ये एक ऐसी फिजिकल फैसिलिटी है जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर्स और नेटवर्क इक्विपमेंट होंगे, स्टोरेज सिस्टम्स होंगे, यानी आपको सारा का सारा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना रिक्वायर्ड है जो आपके आईटी ऑपरेशंस को सपोर्ट करे वो सारा अवेलेबल होगा और इसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, ठीक है। आगे आता है ग्रीन आईटी। ग्रीन आईटी को हम सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली आईटी के नाम से भी जानते हैं, यानी बेसिकली इसमें आप टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिसेस को यूज करते हो, उन टेक्नोलॉजीज या प्रैक्टिसेस को यूज करोगे जिसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत कम हो, ठीक है। यानी जो आपका, देखो हर चीज का कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ता है, यानी टेक्नोलॉजी का भी आपका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। सो आपने ट्राई करना है उसको मिनिमाइज कर सको, रिड्यूस कर सको। आप एनर्जी एफिशिएंट हार्डवेयर यूज करो, वर्चुअलाइजेशन यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डिस्पोजल बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, उसको ऐसे ही मत फेंको, ठीक है। नेक्स्ट आता है बियॉर्ड, दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ये मैं वैसे आपको पहले भी करवा दूंगा, यानी जब आपके एम्प्लॉयज अपने पर्सनल डिवाइसेस को ऑफिस में लाके काम कर सके, दैट इज बियॉर्ड। आगे आता है एमडीएम, दैट इज मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ये वो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, प्रैक्टिसेस है जिनको यूज करके आप अपने मोबाइल डिवाइसेस को मैनेज करते हो, यानी उसमें किस तरीके से मैनेजमेंट होनी है, उसको सिक्योर किस तरीके से करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्मार्टफोन्स, टैबलेट जो आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज करें, आपने उसको मैनेज किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपने उसको सिक्योर करना है। इसमें डिवाइस प्रोविजनिंग, पॉलिसी इन्फोर्समेंट और डाटा प्रोटेक्शन जैसे सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्मार्ट होम। क्या होता है? देखो जो स्मार्ट होम है ये वो रेजिडेंस है जिसमें हर तरीके से कनेक्टेड डिवाइसेस और ऑटोमेशन सिस्टम्स है जिनको आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। मतलब स्मार्ट होम आपको पता है, जैसे आप टीवी को अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर लो, कर्टेन्स को अपने मोबाइल फोन से कर लो, गेट आपके नेटवर्क के थ्रू आपके फोन से, टैबलेट से ओपन हो, आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम उससे चले। मतलब ये जितनी भी जो ये आपके स्मार्ट होम में चीजें हैं, ये चीज कहीं ना कहीं जो आपका होम ओनर उसको अलाउ करते हैं कि वो मॉनिटर कर सकते हैं, हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइटिंग, हीटिंग, सिक्योरिटी और एंटरटेनमेंट सब कुछ, ठीक है। आगे आता है वियरेबल टेक्नोलॉजी। अब वियरेबल टेक्नोलॉजी में वो डिवाइसेस आ जाते हैं जैसे आपके स्मार्ट वॉचेस, यानी आप एप्पल की आई वॉच होगी, आपके जितने भी फिटनेस ट्रैकर्स हो गए, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी वीआर ग्लासेस हो गए जो आप वॉन करते हो बॉडी पे, और ये आपको अलग अलग फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हो, आप नोटिफिकेशंस देख सकते हो, ब्लड प्रेशर देख सकते हो, ऑक्सीजन लेवल देख सकते हो, हार्ट मॉनिटरिंग देख सकते हो, ये सारा कुछ इसमें आप अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो। सब कुछ ये वियरेबल टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल है। 5G क्या है? देखो नेक्स्ट, जैसे आपको पता है कि आपका नेट पहले 2G, 3G, 4G, अब 5G स्पेक्ट्रम है। सो ये बेसिकली 5th जनरेशन है वायरलेस टेक्नोलॉजी की सेल्युलर नेटवर्क्स के लिए, आपके मोबाइल फोन्स के लिए। ये आपको हायर स्पीड्स ऑफर करेगी। एक तो इसमें लेटेंसी लोअर हो जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अच्छे नेटवर्क्स मिलेंगे, एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं इसकी। देखो 5G को ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज किया जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी में यूज किया जाएगा, इन जितनी भी अभी ओवर द इंटरनेट थिंग्स हैं उसमें डिप्लॉयमेंट्स की जाएंगी 5G नेटवर्क की, ठीक है। अब आगे देखो आता है 156 पे कंप्यूटर विजन।
अब जो कंप्यूटर विजन है ये फील्ड है एआई की, जिसका मेन फोकस ये है कि आप कंप्यूटर्स को इनेबल कर पाओ कि वो इंटरप्रेट करें, अंडरस्टैंड करें विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस और वीडियोस। देखो अब तक तो आप कंप्यूटर्स को या तो टेक्स्ट कमांड्स देते हो, या तो कैरेक्टर कमांड्स देते हो, या चीजें उनको बताते हो, बट जो आपकी कंप्यूटर विजन है ये ऐसी फील्ड है एआई की जब ये कंप्यूटर को सिखाते हैं कि वो इमेजेस को और वीडियोस को स्टडी करके चीजें सीखे। इसमें वो सारी टेक्निक्स जैसे इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इमेज सेगमेंटेशन सब कुछ इसमें आ जाएगा। आगे आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए, यानी जो आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, इसमें आप सॉफ्टवेयर रोबोट्स का और यहाँ एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स को यूज करते हो ताकि जो आपके जो रेपिटेटिव मैनुअल टास्क है उसको ऑटोमेट किया जा सके, रूल बेस्ड टास्क को ऑटोमेट किया जाए। इससे एक तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बिजनेस प्रोसेसेस की बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आती है क्वांटम कंप्यूटिंग। देखो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये अभी इमर्जिंग फील्ड है कंप्यूटिंग में, जो क्वांटम फिनोमिना को यूज करती है। अब जैसे सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट को यूज करके कंप्यूटेशंस को परफॉर्म किया जाता है, उनको कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका पोटेंशियल क्या है, जब आप क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहे हो तो ये आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक्सपोनेंशियली बहुत फास्टर वे में क्लासिकल कंप्यूटर्स, जब देखो इसको छोड़ो, जब आपकी जो क्वांटम थ्योरी है या आपके जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस और फास्टर वे में आपको चाहिए, तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्लाउड गेमिंग। जो क्लाउड गेमिंग है इसे हम गेमिंग ऑन डिमांड के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर्स को अलाउ करती है कि वीडियो गेम्स को प्ले कर सकते हैं रिमोट सर्वर्स पर, उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ओवर द इंटरनेट रिमोट सर्वर्स पे चीजों को, वीडियो गेम्स को प्ले कर सकते हैं। उनको हाई एंडिंग गेम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो खत्म हो गए, वो सब कुछ रिमोट सर्वर्स हैंडल कर लेंगे, जस्ट आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। नेक्स्ट आता है डाटा साइंस। जो डाटा साइंस है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डोमेन एक्सपर्टाइज को कंबाइन करती है और नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करती है, इनसाइट्स मिलते हैं उनको लार्ज डाटा सेट्स के इन तीनों टेक्निक्स को इकट्ठा यूज करके। इसमें सारा कुछ लाइक आपकी डाटा को क्लीन किस तरीके से करना है, एनालाइज किस तरीके से करना है, विजुअलाइजेशन क्या रहने वाली है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या, सब कुछ इसमें यूज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूरल नेटवर्क्स। जो न्यूरल नेटवर्क है ये बेसिकली कंप्यूटेशनल मॉडल है जो इंस्पायर्ड है बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो जैसे आपके ह्यूमन ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, लाइक आपके नर्व्स होते हैं, सेम तरीके से जो आपका न्यूरल नेटवर्क है ये कंप्यूटेशनल मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन से जिसने इंस्पायर हुआ है, इंस्पिरेशन ली है। इसमें बहुत सारी इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं जो लर्न करते हैं डाटा को और किस तरीके से डाटा को यूज करना है, एनालाइज करना, और फिर उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस और डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है चैटबॉट। अब जो आपका चैटबॉट है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सिमुलेट करता है ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को थ्रू टेक्स्ट और वॉइस इंटरेक्शन। देखो जैसे अब एआई यूज हो रहा है, जब आप अपनी किसी, अब चैटबॉट हर जगह पे यूज हो रहे हैं, जब ह्यूमंस उसके कंप्यूटर या सिस्टम्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू या वॉइस इंटरेक्शंस के थ्रू चैट करते हैं, तब जो चैटबॉट है वो उसको सिमुलेट करता है ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को। मतलब आपको इस तरीके से फील होगा कि अगला बंदा कंप्यूटर नहीं, एक बंदा ही बात कर रहा है आपको। बेसिकली ये नेचुरल लैंग्वेज को यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए और एआई टेक्निक्स को यूज किया जाता है ताकि जो आपको वो आपकी बातें समझ सके, आपको रिस्पॉन्स दे सके आपकी क्वेरीज को। जैसे कि अब मेजर कंपनीज हैं, आप जहां मर्जी चल जाओ, जितनी भी आपकी मेजर कंपनीज हैं वो चैटबॉट्स को बहुत अच्छे से यूज कर रही हैं। नेक्स्ट आता है वर्चुअल असिस्टेंट। जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है ये भी एक एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो बहुत टास्क और परफॉर्म कर सकता है, इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड कर सकता है वॉइस और टेक्स्ट इंटरेक्शंस के थ्रू, जैसे आपकी सीरी, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। अब जो ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जो लिवरेज करती है क्वांटम मैकेनिक प्रिंसिपल्स को ताकि एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स क्रिएट किए जा सके। यानी आप फिजिक्स, लॉस ऑफ फिजिक्स को यूज करते हो ताकि एक कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा इंटीग्रिटी ट्रांसमिशन के टाइम पे मेंटेन की जा सके। ठीक है, अब ये पेपर में क्वेश्चन आया था बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पैरिटी चेकिंग। अब जो ये आपका पैरिटी चेकिंग ये मेथड है जिसको यूज किया जाता है एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए डाटा ट्रांसमिशन के टाइम पे। यानी इसमें आप एक एडिशनल बिट को ऐड करते हो जिसे हम पैरिटी बिट का नाम देते हैं। अब ये बिट किस में ऐड होगी, जो आपके ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स हैं जिनको आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसमें आप एक एडिशनल बिट को ऐड कर दोगे, दैट इज कॉल्ड पैरिटी बिट। जो पैरिटी बिट है इसकी या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, ये डिपेंड करता है प्री डिटरमाइंड रूल जो आपने रखा होगा। सो ट्रांसमिशन के टाइम पे जो सेंडर
सेंडर है वो कैलकुलेट करता है पैरिटी बिट बेस्ड ऑन डाटा बीइंग सेंड, यानी जो डाटा सेंड कर रहा है वो उसके बेसिस पे सेंडर पैरिटी बिट को कैलकुलेट करेगा। फिर जो रिसीवर है वो उसको रीकैलकुलेट करेगा पैरिटी बिट को जो उसने डाटा रिसीव किया उसके बेसिस पे। सो जो आपकी कैलकुलेटेड पैरिटी बिट है वो मैच करेगी जो रिसीव्ड पैरिटी बिट है उसके साथ। ये चीज इंडिकेट करती है कि जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो गया विदाउट एरर। कहने का मतलब देखो, जो सेंडर है उसने जो डाटा सेंड करना वो उसके बेसिस पे पैरिटी बिट को कैलकुलेट करेगा, जो रिसीवर है जो उसने डाटा रिसीव करना वो उसके बेसिस पे पैरिटी बिट को कैलकुलेट करेगा। सो एट द एंड ये दोनों मैच होंगे और इससे ये श्योर हो जाएगा कि डाटा विदाउट एरर ट्रांसमिट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर तो आपकी पैरिटी बिट मैच नहीं करती रिसीव्ड पैरिटी बिट के, सो ये चीज सजेस्ट करेगी कि डाटा ट्रांसमिशन के टाइम पे कोई ना कोई एरर या करप्शन हुई है। सो जो पैरिटी चेकिंग है ये सिंगल बिट एरर्स को डिटेक्ट करती है, बट ये कैपेबल नहीं है उनको करेक्ट करने में। ये आपको कैलकुलेट करके बता सकती है कि ये एरर्स हुए हैं, बट ये आपको ये चीज नहीं बता सकती कि उसको करेक्ट किस तरीके से करना है। सो ये बेसिकली एक सिंपल और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड है एरर डिटेक्शन का, जिसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे आप चलते हैं, वो है आपका HGI। क्या देखो, जो HGI बीइंग एच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप जब AI एल्गोरिथम्स को मॉडल्स को डायरेक्टली एज डिवाइसेस पे डिप्लॉयमेंट करते हो उसको HGI क्या कहा जाता है। जैसे स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, IoT डिवाइसेस, एम्बेडेड सिस्टम्स में ये बेसिकली रियल टाइम प्रोसेसिंग और एनालिसिस को इनेबल करता है विदाउट रिलाइंग ऑन क्लाउड और रिमोट सर्विस, यानी आपको रिमोट या क्लाउड सर्विस पे डिपेंड करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सप्लेनेबल AI। अब जो आपका एक्सप्लेनेबल AI है, इसका मेन फोकस है कि आप AI मॉडल्स को डिप्लॉय करो, डेवलप करो, उन सिस्टम्स को डेवलप करो जो आपको एक ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशंस या जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड करें, जो आपने डिसीजंस लिए हैं, जो प्रेडिक्शंस आपने किए उसके रिगार्डिंग। इसका मेन एम यही है कि जितने भी ब्लैक बॉक्स नेचर के AI एल्गोरिथम्स हैं उनको अच्छे से एड्रेस किया जा सके। आगे आते हैं कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन CAD। अब जो आपका कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन है ये बेसिकली यूज है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या टूल्स का, ताकि आप अच्छे से क्रिएट कर सको, मॉडिफाई कर सको और अपने डिजाइन्स को ऑप्टिमाइज कर सको। अब ये सारे डिजाइन्स जो होंगे ये अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के होंगे, जैसे उनका आर्किटेक्चर क्या रहने वाला है, इंजीनियरिंग क्या रहने वाली है, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होगी। आगे आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM। जो आपकी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स का यूज करते हो कंट्रोल करने के लिए और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को, जैसे आपकी मशीनिंग, असेंबलिंग या क्वालिटी कंट्रोल, उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आगे आता है इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स IOMT। ठीक है, जो आपका इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स है, बेसिकली जब आप नेटवर्क को यूज करते हो, यानी ये वो नेटवर्क है मेडिकल डिवाइसेस का, सेंसर्स का और वेरिएबल्स का जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। यानी ये चीज एक तो आपको अपने पेशेंट की रिमोट मॉनिटरिंग में हेल्प करती है, आप उनका रियल टाइम हेल्थ डाटा कलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ के डिलीवरी को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है ये डिजिटल वर्जन है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री का, यानी जैसे अब आपके पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को बुक्स क्या मान लो, या आप अपनी वो फाइल्स बना लो उसमें मेंटेन करते हो। जब आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को डिजिटल वर्जन में मेंटेन करते हो उसको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कहा जाता है। इसमें उसकी क्या मेडिकल कंडीशन है, क्या आपने ट्रीटमेंट्स करनी है, क्या मेडिकेशंस दी जा रही हैं, क्या टेस्ट रिजल्ट्स लिखे, यानी ये एक सेंट्रलाइज्ड और एक्सेसिबल रिकॉर्ड है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज HIA। जो आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, इसमें आप शेयर करते हो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम्स के साथ, यानी आपने एक जगह पे मेंटेन कर ली अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने पेशेंट्स की, फिर उसको जब आपको शेयर करते हो डिफरेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दैट इज कॉल्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये चीज कहीं ना कहीं इनेबल करते हैं सिक्योर और इंटरपोरेबल एक्सचेंज ऑफ पेशेंट डाटा, ताकि आप इंप्रूव कर पाओ अपनी हेल्थ केयर कोऑर्डिनेशंस को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास साइबर फिजिकल स्कीम CPS क्या है। ठीक है, अभी हमारी काफी टर्म्स पड़ी हैं, सो बेसिकली करते हैं हम इसको। तो देखो चलो, साइबर फिजिकल सिस्टम्स ये इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है जो आपके फिजिकल कंप्यूटेशंस को, जो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको कंबाइन किया जाता है कंप्यूटेशनल और कम्युनिकेशन एलिमेंट्स के साथ। यानी साइबर फिजिकल दो वर्ड से बना है। साइबर मतलब आपका जो आपके ओवर द इंटरनेट चीजें, फिजिकल मतलब जो आपके नॉर्मल सिस्टम, यानी बेसिकली ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स को कंप्यूटेशनल और कम्युनिकेशन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं। जो आपका CPS है ये प्रिवेलेंट है डोमेन्स में, जैसे स्मार्ट सिटीज हो गया, ऑटोनॉमस व्हीकल्स हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो आपके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो आपका जियो स्पेशल डाटा को कैप्चर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। इनको बहुत अलग से फील्ड्स में यूज किया जाता है, जैसे अर्बन प्लानिंग में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में और नेविगेशन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में आप इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हो अर्थ के सरफेस, एटमॉस्फेयर के थ्रू यूजिंग सेंसर्स, सैटेलाइट्स, ठीक है, एयरक्राफ्ट के थ्रू, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी बेसिकली आप इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रहे हो, लैंड यूज प्लानिंग की जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट ऑफ एनर्जी, यानी जो आपका इंटरनेट ऑफ एनर्जी है, इसमें आप इंटीग्रेट करते हो एनर्जी सिस्टम्स को विद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो आपके एनर्जी सिस्टम है जब आप उनको इंटीग्रेट करते हो विद इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ एनर्जी। ये चीज इनेबल करती है स्मार्ट ग्रिड्स बनाए जा सके, एनर्जी को मॉनिटर किया जा सके, डिमांड रिस्पॉन्स देखा जा सके, एफिशिएंटली एनर्जी मैनेजमेंट की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट ग्रिड। क्या देखो, जो स्मार्ट ग्रिड है बेसिकली इलेक्ट्रिक ग्रिड है जो आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेंसर्स और ऑटोमेशन को यूज करके ऑप्टिमाइज करती है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। इससे एक तो एनर्जी को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन की सकती है, ग्रिड को स्टेबल बनाया जा सकता है। आगे आता है ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट हम जिसे हम डिजिटल गवर्नमेंट कहते हैं, ये जब गवर्नमेंट आईसीटी का यूज करके सर्विसेज डिलीवर करती है, इंफॉर्मेशन देती है, इंटरेक्शंस करती है, तब ई गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटी। देखो स्मार्ट सिटी आईसीटी को लिवरेज करते हैं, आईओटी टेक्नोलॉजीज को लिवरेज करती है ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जा सके, सस्टेनेबली बनाई जा सके, एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सके अर्बन एरियाज में, ठीक है। इसमें इंटीग्रेट किए जा सकते हैं अलग अलग सिस्टम जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, पब्लिक सर्विसेज, स्मार्ट और कनेक्टेड लिविंग के लिए। ओपन डाटा आता है आगे। देखो ओपन डाटा वो डाटा है जो फ्रीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और जिसको यूज किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है किसी भी बंदे को, किसी भी बंदे के थ्रू। ये ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन और कोलैबोरेशन हर एक डोमेन में इंश्योर करता है, जैसे गवर्नमेंट, रिसर्च और बिजनेस। नेक्स्ट आता है डिजिटल डिवाइड। देखो डिजिटल डिवाइड वो गैप है इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी और रीजन्स के जिसमें यानी हैव एक्सेस टू एंड कैन इफेक्टिवली यूज आईसीटी। यानी देखो डिजिटल डिवाइड वो गैप है यानी जो ये बताता है कि किन बंदों के, किन इंडिविजुअल्स, किन ग्रुप्स, किन रीजन्स के पास आईसीटी का अच्छा एक्सेस है, किन के पास बिल्कुल भी आईसीटी का एक्सेस नहीं है या किन के पास कम आईसीटी का एक्सेस है। सो इसमें डिस्पैरिटीज क्या प्रिवेल कर रही है कनेक्टिविटी में, डिजिटल स्किल्स में या डिजिटल रिसोर्सेज का एक्सेस क्या, वो सारी चीजें पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्लाउड स्टोरेज, यानी ये चीज, ये वो सर्विस है जो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो स्टोर कर सकते हैं, डाटा को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये स्केलेबल स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, डाटा रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है मल्टीपल डिवाइसेस के अक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डाटा लेक। अब जो आपका डाटा लेक है ये स्टोरेज रिपोजिटरी है जिसमें बहुत सारा अमाउंट का, लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ, अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डाटा दोनों फॉर्म में, नेटिव फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये कहीं ना कहीं अलाउ करता है फ्लेक्सिबल डाटा एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस विदाउट प्री डिफाइंड स्कीम्स और डाटा मॉडल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाटा वेयरहाउसिंग। जो डाटा वेयरहाउसिंग है ये वो प्रोसेस है जिसमें आप कलेक्ट करते हो डाटा को, ऑर्गेनाइज करते हो, स्टोर करते हो अलग अलग सोर्सेज से एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, यानी जिसे डाटा लेक कहा जाता है। ये चीज कहीं ना कहीं एफिशिएंट डाटा एनालिसिस में हेल्प करती है, आप डाटा को रिपोर्ट अच्छे से कर सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस अच्छे से हो जाएगी। आगे आता है डाटा क्लींजिंग। डाटा क्लींजिंग को हम डाटा स्क्रबिंग और डाटा क्लीनिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो और एरर्स को करेक्ट और रिमूव करते हो, इनकंसिस्टेंसीज रिमूव की जाती है जो डाटा सेट में प्रिवेल कर रही है। इससे एक तो डाटा की क्वालिटी बनी रहती है और रिलायबिलिटी भी उसकी बनी रहती है। नेक्स्ट आता है डाटा इंटीग्रेशन। जब आप डिफरेंट सोर्सेज या सिस्टम से जो आपने डाटा को कलेक्ट किया उसको कंबाइन कर देते हो ताकि एक यूनिफाइड और कंसिस्टेंट व्यू क्रिएट की जा सके, उसे डाटा इंटीग्रेशन कहते हैं। ये चीज इनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, उनको इनसाइट्स मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डाटा से कि यहाँ ट्रेंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें उन्हें अच्छे से पता चल जाएंगी। नेक्स्ट आता है डाटा माइग्रेशन। देखो डाटा माइग्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें डाटा को ट्रांसफर किया जाता है एक सिस्टम और स्टोरेज एनवायरनमेंट से दूसरे सिस्टम और एनवायरनमेंट में, ठीक है। इसमें एक्सट्रैक्टिंग की जाती है डाटा की सोर्स से, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसकी मैपिंग की जाती है और उसको एक टारगेट सिस्टम में लोड कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाटा मॉडलिंग। ये वो प्रोसेस है जिससे आप एक कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा स्ट्रक्चर्स की क्रिएट करते हो, रिलेशनशिप बिठाते हो, कंस्ट्रेंट्स सेट करते हो। ये चीज हेल्प करता है कि आपके जितने भी लार्ज डाटाबेसेस हैं या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं आप उनको अच्छे से समझ पाओ, उनको अच्छे से डिजाइन कर पाओ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लेना, ये मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी भी हो गया हमारा। अब आगे आता है डाटा एनालिटिक्स। क्या देखो, जो डाटा एनालिटिक्स है इसमें एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिसिस किए जाते हैं लार्ज डाटा सेट्स के, ताकि आपको अनकवर यानी जो पैटर्न्स हिडन है वो पता चल सके, ट्रेंड्स पता चल सके, इनसाइट्स पता चल सके, जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस। देखो, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हिस्टोरिकल और रियल टाइम डाटा को यूज करते हैं अलॉन्ग विद स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स, ताकि जो प्रेडिक्शंस की जा सके फ्यूचर इवेंट्स क्या होने वाले हैं, क्या आउटकम्स रहने वाली फैसलों की। ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है वो एंटिसिपेट करें ट्रेंड्स को और प्रोएक्टिव डिसीजंस ले पाएं। नेक्स्ट आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से भी आगे जाते हैं। अब ये रिकमेंड करते हैं एक्शंस क्या रहने वाले हैं, आपके डिसीजंस क्या आपके फ्यूचर में रहने वाले हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन और सिमुलेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि जो आपको एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बता पाए। नेक्स्ट इसमें एक आता है सिमुलेशन अप्रोच। क्या होता है, देखो ये वो प्रोसेस है जिससे आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हो जो मिमिक करेगी रियल वर्ल्ड कंडीशंस और सिचुएशन को। बेसिकली इसको रिसर्च, ट्रेनिंग और कंप्यूटर मॉडलिंग में यूज किया जाता है। ये ज़्यादा तब यूजफुल है यानी जब आपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को स्टडी करना है, जहाँ पे इम्प्रैक्टिकल, एक्सपेंसिव और एथिकली चैलेंजिंग चीज़ें रहने वाली हैं जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उसमें रियल वर्ल्ड सेटिंग में इंटरवेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। देखो, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मेन फोकस है समराइज करो, एनालाइज करो हिस्टोरिकल डाटा को, इंसाइट्स गेन करो, पास्ट इवेंट्स और ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हो। इसमें वो टेक्निक्स आ जाती हैं जैसे आपकी डाटा एग्रीगेशन, डाटा विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 208 पे। बाकी आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। देखो, जो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है इसमें आप जो डिसीजंस लोगे ना वो डाटा एनालिसिस और इनसाइट्स के बेसिस में होंगे। यानी इसका एम्फोसिस क्या है, आप अपने डाटा को यूज करो, एविडेंस को यूज करो rather than इंट्यूशन और गट फीलिंग। मतलब अनुमान मत लगाओ, अंदाजे मत लगाओ, डाटा के बेसिस पे फैसले लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या होता है, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है ये एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जहां पे मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है लेबल डाटा के बेसिस पे विदाउट इनपुट आउटपुट पेयर। एम इसका यही है कि आप लर्न करो मैपिंग इनपुट और वेरिएबल्स और टारगेट वेरिएबल्स के बीच में और प्रेडिक्शंस बनाओ जो नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये भी एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जहां पे जो मॉडल्स हैं वो पैटर्न्स को लर्न करते हैं, स्ट्रक्चर्स को लर्न करते हैं जो अनलेबल्ड डाटा में होते हैं। इसका एम है कि हिडन रिलेशनशिप और क्लस्टर जो डाटा के बीच एग्जिस्ट करें उनको डिस्कवर किया जा सके। आगे आता है आपके पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये अगेन मशीन लर्निंग टेक्निक है जहां पे जो आपके एजेंट है वो लर्न करते हैं किस तरीके से इंटरेक्ट करना है एनवायरनमेंट के साथ और मैक्सिमाइज करने हैं रिवॉर्ड्स को थ्रू ट्रायल और एरर। इसमें फीडबैक लूप ऑफ एक्शंस होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, लर्निंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है आपके पास टेक्स्ट माइनिंग। क्या है, देखो जो टेक्स्ट माइनिंग है इसे टेक्स्ट एनालिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डाटा से। इसमें सारी आपकी टेक्स्ट कैटेगराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस और एंटिटी एक्सट्रैक्शन जैसी टेक्निक्स आ जाती हैं। अब इनको आपको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार उसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना। आगे आता है इमेज प्रोसेसिंग। जो इमेज प्रोसेसिंग है इसमें एनालिसिस किए जाते हैं, मैनिपुलेशन की जाती है डिजिटल इमेजेस की ताकि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके, आप अपनी विजुअल क्वालिटी को इनहांस कर सको। इमेज रिकॉग्निशन, इमेज सेगमेंटेशन, इमेज रेस्टोरेशन सारी टेक्निक्स इसके अंदर आती है। आगे आता है स्पीच रिकॉग्निशन, यानी ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को अलाउ करते हैं कि जो स्पोकन चीज़ें आप बोल के कह रहे हो उनको टेक्स्ट में रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सके। अकाउस्टिंग मॉडलिंग, लैंग्वेज मॉडलिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन इसकी टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट आते हैं सेंटिमेंट एनालिटिक्स। जो सेंटिमेंट एनालिसिस है इसको हम ओपिनियन माइनिंग के नाम से जानते हैं, बीइंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेंटिमेंट और इमोशन एक्सप्रेस्ड इन टेक्स्ट डाटा। यानी जो आपका टेक्स्ट डाटा में आप अपने सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो उसको किस तरीके से डिटरमाइन करना वो आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करके बताएगी। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट और कस्टमर रिव्यूज को रिव्यू करने के लिए यूज किया जाता है इसको। ये पब्लिक ओपिनियन और कस्टमर की फीडबैक समझने में बहुत सारा हेल्प करते हैं। आगे आता है रिकमेंडर सिस्टम। जो रिकमेंडर सिस्टम्स हैं ये एआई एल्गोरिथम्स हैं जो आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं यूजर के प्रेफरेंसेस के, बिहेवियर और पास्ट इंटरेक्शंस के बेसिस पे। इनको ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट और कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
आगे आता है आपका 225 पे, ये सारा कुछ आप देख लेना। ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो ऑटोनोमस व्हीकल्स है बेसिकली लाइक टेस्ला, जो 90% एक ऑटोनोमस है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वो व्हीकल्स हैं जिसमें सेंसर्स, कैमरास और एआई एल्गोरिथम्स को यूज किया गया है इनको ऑपरेट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इनका एम यही है कि रोड सेफ्टी इंप्रूव की जा सके और ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी बनाई जा सके, ठीक है। सो ये थी हमारी लास्ट टर्म। बाकी आप एक सारी पढ़ लेना, ये मैं सारी आपको एक दो बार बता चुका हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट इसीलिए किया है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, समझ आ सके, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। इसकी पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। सो कोई भी अगर डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। आपका डेली क्विज भी इंग्लिश और हिंदी चैनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो दोनों चैनल्स को इन शॉर्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।